चट्टानों को हिला देने वाला भी शुरुआत एक पत्थर तोड़ने से करता है, उसी प्रकार हम भी आज एक शुरुआत करने वाले हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी माध्यम क्लास 10 के विज्ञान सेक्शन की पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज को इस तरीके से तैयार करा गया है आवेग इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से कि जिसने भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को पूरा देख लिया तो गारंटेड एक भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 10 का साइंस का इस वीडियो लेक्चर सीरीज से बाहर आना ही नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर फर्स्ट में सबसे पहले हम प्रकाश पढ़ने वाले हैं और प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है भैया? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो क्या करती है? दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। और कहाँ पे? रेटिना पर। ठीक है, बात समझिएगा। उत्पन्न करेगी या अनुभूति कराएगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है भैया? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो क्या करती है? हमारी आंख की रेटिना में दृष्टि संवेदना की अनुभूति कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंख की रेटिना में दृष्टि संवेदना की अनुभूति कराएगी या दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की द्वि प्रकृति। क्या पढ़ेंगे भैया? प्रकाश की द्वि प्रकृति। प्रकाश की क्या पढ़ेंगे भैया? द्वि प्रकृति पढ़ेंगे। तो प्रकाश की जो होती हैं वो द्वि प्रकृति होती हैं, तो उन प्रकृति को पढ़ेंगे। बात समझिएगा, प्रकाश की होती हैं द्वि प्रकृति। ठीक, पहली जो प्रकृति होती है प्रकाश की वो होती है तरंग। क्या होती है? प्रकाश की पहली प्रकृति तरंग होती है। और दूसरी प्रकृति जो होती है प्रकाश की वो होती है कण। क्या होती है? कण। तो भैया साइंटिस्ट थे हाइगेंस। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश को हम क्या मानते हैं? तरंग। हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश क्या है? तरंग। ठीक है, किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार। किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। ठीक है, और आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। प्रकाश क्या है? कण है। बात समझिएगा, आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और उन बंडलों को हम कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही भैया? देखिए भैया बात समझिएगा, जैसे हमारे पास क्या है कि कोई धातु की सतह है और इस पे आप क्या गिरा दें? इस पे आप गिरा दें रेडिएशन, विकिरण गिरा दें। क्या गिरा दें? विकिरण। तो इससे क्या निकलेंगे? इससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे भैया? इलेक्ट्रॉन। और इसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से ही आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था भैया? नोबेल प्राइज मिला था। और आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश क्या है? प्रकाश कण है। और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश की द्वि प्रकृति होती हैं। ठीक है, पहली प्रकृति तरंग, दूसरी प्रकृति कण। ठीक है भैया, तरंग होगी हाइगेंस के अनुसार और कण होगी आइंस्टीन के अनुसार। ठीक, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। क्या पढ़ते हैं भैया? प्रकाश के गुण पढ़ते हैं। तो प्रकाश के गुण देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश जो तरंग होती है वो EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दृश्य प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश होता है ना,
दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है या दृश्य किरण की प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, एक एंगस्ट्राम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। ठीक, उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें भैया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की घात 8। ये चाल इतनी अधिक है, आप फील करने की कोशिश करिए कि जैसे घड़ी में 1 सेकंड होता है, जैसे टिक से घड़ी बोलती है नाइट टाइम में। ठीक है, आपको घड़ी की आवाज़ सुने, जैसे टिक से बोलेगा प्रकाश क्या होगा ना, 4 बार पूरे अर्थ के चक्कर लगा के वहीं आ जाएगा। समझो इतनी तेज प्रकाश चलता है। अब बात समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत प्रकाश की किरण में 7 मूल रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसमें 7 मूल रंग होते हैं। वैसे तो अनंत रंग होते हैं, लेकिन हमें 7 रंग को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक, तो 7 मूल रंग होते हैं, वो क्या है, विबग्योर। क्या है भैया, विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ठीक, नीला, ठीक है, जामुनी, बैगनी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमसे, प्रकाश माध्यम या माध्यम के बिना भी चल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश एक ऐसी मछली है जो पानी और पानी के बगैर रह सकती है। हमने पढ़ा है ना, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। अगर आप पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। जैसे हम लोग भी एयर में रहते हैं, हम लोग के आसपास का माध्यम क्या है, हवा है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर हमें ऑक्सीजन से बाहर निकालोगे तो हमारी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी हैं। तो बात क्या होती है, मछली के लिए माध्यम पानी है और हम लोग के लिए माध्यम क्या है, हवा है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो प्रकाश माध्यम और माध्यम के बगैर दोनों में चल सकता है, पानी हो चाहे पानी ना हो। ठीक है, किसी भी मतलब माध्यम हो चाहे ना हो। ठीक है, एक ऐसी मछली है जो पानी और पानी के बगैर दोनों में चल सकती है। उसके बाद प्रकाश एक समांगी माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। अगर माध्यम एक जैसा है, पानी ही है पूरा या एयर ही है, तो प्रकाश क्या होगा, एक समान सीधी रेखाओं में चलेगा। ठीक, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सन मतलब सूरज, सन मतलब सूरज। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश समय लेता है 8 मिनट 20 सेकंड का लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय ले लेता है। कौन भैया, प्रकाश। ये लगभग होता है 500 सेकंड। कितना होता है, लगभग 500 सेकंड होता है। ठीक है, लगभग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम प्रकाश को नहीं देख सकते, हम प्रकाश को नहीं देख सकते। यदि आप जहाँ कहीं पे भी हैं उसके आसपास जितना भी प्रकाश है सब हटा दे तो काला ही काला, अंधेरा अंधेरा रहेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। इसका मतलब है आप प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं भैया, हम देख पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक, बात समझिएगा, प्रकाश की किरण या पुंज। तो देखिए पुंज क्या होता है, पुंज, तो बात समझिएगा, पुंज क्या होता है। किरणों के समूह को पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं, किरण समझते हैं फिर पुंज समझते हैं। मैंने एक बात देखी है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, हिंदी मीडियम के, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन उनको भाईचारा निभाना होता है। आजकल तो भाईचारा चल रहा है। चलिए, अच्छे जो भी स्टूडेंट हैं वो भी भाईचारे की वजह से परसेंटेज 5% तो कम ही कर लेते हैं, और यूपी में ज़्यादा भाईचारा चल रहा है आजकल। ठीक है भैया, सभी लोग समझिएगा। ये देखिए, ये एक किरण आपको दिख रही है, तो ये हमारी क्या है, एक किरण है। किसकी, प्रकाश की। किसकी भी है, एक किरण प्रकाश। और
ये जो है किरणें हैं प्रकाश की, इन्हें हम कहेंगे समांतर किरण। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे इन्हें। उसके बाद ये जो प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आती हैं, कैसे भैया? फैलती हुई, इन्हें हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं भैया? अपसारी किरण पुंज। और ये जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसे कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। देखिए भैया, आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। सच्चाई में बात बताऊं, जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स में 96 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में। तो मेरा जो 1 मार्क्स गया है ना, वो इसकी वजह से ही गया है, अपसारी और अभिसारी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से ही गया है। तो आप हर एक छोटे पॉइंट को पढ़िए, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। पहले ये एक किरण है, ये समांतर किरणें हैं, ये अभिसारी किरण पुंज है और ये अपसारी किरण। इसको और अच्छे से देखना हो तो देखिएगा, इसमें आप सर्कल खींचिए। अगर आप सर्कल एक जैसे हों, आपके कैसे हो भैया? सर्कल एक जैसे हों, तो ये कैसा है? समांतर किरण पुंज है। और सर्कल अगर फैलते हुए नजर आए, कैसे हैं भैया? फैलते हुए नजर आए, तो ये कौन सा होगा? ये अपसारी किरण पुंज होगा। और यहाँ पे सर्कल छोटे होते चले जाएं, कैसे होते चले जाएं? सर्कल छोटे होते चले जाएं, तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपके घर में जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। कभी ना कभी, ठीक धोखे में ही या जानबूझकर आपने कभी ना कभी समतल दर्पण को आप सूर्य की रोशनी में ले गए होंगे और उसको कभी ना कभी किसी दूसरे के चेहरे पे आपने चमकाया जरूर होगा, ठीक है। तो आपने वहाँ देखा होगा कि प्रकाश की किरणें आती हैं सूर्य से, वो उस दर्पण पे गिरती हैं, जो शीशा होता है उस पे गिरी, और वो इधर नहीं जा पाती, इधर नहीं जा पाती, वो जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास, देखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक, आइए बात को समझते हैं। जब भी ये डेफिनेशन बोर्ड में आएगी, आपको डेफिनेशन के साथ डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। तो जो किरण देखिए आती है, ठीक, ये किरण आ रही है, तो इसे कौन सी किरण कहेंगे? इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये गिरती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? गिरती है, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं इसको, ठीक। और ये गिर कहाँ पे रही है? तो भैया ये गिर रही है इस चिकनी सतह पे। ये चिकनी जो सतह है ना, ये हमारा दर्पण है। ये हमारा क्या है भैया? दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है? दर्पण है। और ये जो किरण प्रकाश की लौट गई है, इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। और ये हमारा हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये जो किरण आती है आपतित किरण, जिस बिंदु पर गिरेगी आपतन बिंदु, और जो किरण लौटेगी परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, और देख लीजिए आप लोग कि जो परावर्तन होता है प्रकाश का, ठीक, क्योंकि परावर्तन ध्वनि में भी होगा, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, डेट इज साउंड, यही तो ध्वनि है। तो बात समझिएगा, जो परावर्तन होता है दो तरीके का। कितने का होता है? दो तरीके का परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है, ये कोई चिकनी सतह है, प्रकाश आया और इस तरीके से लौट गया, तो ये क्या है? नियमित है। अनियमित परावर्तन क्या होता है? ये आया इस तरीके से, ठीक, और ये आया कहीं इस तरीके से, ठीक, तो ये अनियमित परावर्तन है। ये क्या भैया? अनियमित परावर्तन है। ठीक, और मैं बना देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, ये है हमारा अनियमित परावर्तन, ये नियमित और ये अनियमित परावर्तन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। भैया बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश के परावर्तन के नियम बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आते हैं और आ भी चुके हैं कई बार। देखिए क्या है परावर्तन के नियम, क्या है समझिए। उन्होंने ये कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु। पर क्या है? अभिलंब। पर क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। मेरी बात समझिएगा, जैसे ये हमारे पास दर्पण है, समतल, तो जो किरण आती है आपतित किरण, ठीक, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जो वो तल है ना, वो ये वाला तल है, तीनों ये वाले तल पे होंगे। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, ये है परावर्तन का प्रथम नियम। हम आपको बताते हैं, देखिएगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है? आपतन बिंदु, पर क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल पर स्थित होंगे। और दूसरा नियम ये हमसे कहता है कि आपतन कोण, यहाँ पे क्या होगा? एंगल आई, और यहाँ पे क्या होगा? एंगल आर। तो आपतन कोण का मान, कोण आई का मान कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। उसके बाद दूसरा नियम हमसे क्या कह रहा है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण का मान होता है सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दोनों नियम आपको अगर बोर्ड पेपर में आए कि परावर्तन के नियम लिखिए, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, आप परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम लिखने हैं। उसके बाद आपको डायग्राम देना है। डायग्राम ये वाला मत बनाइएगा, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। आप इससे पहले वाला जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया था, आप ये वाला डायग्राम बनाया आइएगा, ठीक है। अच्छा, और बात समझिए, दो छोटे से क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभिलंब खींच दें, ये हमारा अभिलंब है। देखिए जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अगर ये एंगल 30 है, ये कितना है भैया एंगल 30 है, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, तो आपको परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, परावर्तन कोण का। तो अगर ये आई है तो आर भी कितना होगा हमारा 30 होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी हमारा कितना होगा 30 होगा, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंगल हमारे पास ये वाला एंगल दिया है 45, कितना दिया है 45, तो आपसे पूछ रहा है आई, क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, आई पूछ रहा है। मतलब ये वाला एंगल दिया है तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो बात समझिएगा, 90 में जैसे आप 45 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक। अब अगर ये हमारा हो गया आर, आर हमारा 45 है तो आई भी हमारा क्या होगा 45 होगा। मतलब छोटे से ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, दर्पण की तरफ। दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। एक ऐसी सतह होती है जो प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। जो भी उस पर प्रकाश गिरे उसको क्या करे, वो परावर्तित कर दे। तो ऐसी सतह को हम दर्पण कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सतह जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है, एक ऐसी सतह जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को क्या करती है, परावर्तित करती है, वह दर्पण की तरह व्यवहार करती है, ठीक। तो दर्पण जो होते हैं, दर्पण, तो दर्पण होते हैं जिसको हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बात समझिएगा। ठीक, जो पहला दर्पण है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम कहते हैं प्लेन मिरर। आप कहीं भी जाओ, अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी जाते होगे तो शीशा देख के जरूर जाते होगे, ठीक। और कुछ लोग तो शीशा बैग में ही रखते हैं। मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ शायद इस समय को कुछ लड़के भी रखते हो, लेकिन इस समय फ़ोन से काम चल जाता है, ठीक है। तो जिनके पास फ़ोन नहीं होगा वो दर्पण रखे होंगे, ठीक है। तो बात समझिएगा, समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर की जो आकृति होती है वो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। इस तरीके से हम समतल दर्पण को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा दर्पण होता है हमारा वो होता है गोली। क्या होता है, गोली दर्पण। कौन सा, गोली दर्पण। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। ये भी, ये जो हमारा गोली दर्पण होता है ये हमारा कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। बात समझिएगा। पहले वाले का नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है, अवतल दर्पण। और दूसरे वाले का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। बात समझिएगा सभी लोग। जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, अवतल। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक। इसका जो भीतरी भाग होता है, भीतर वाला भाग, वो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। और जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पे पॉलिश होती है। क्या होती है, पॉलिश होती है। उसके बाद
ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है वो हमारा परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। ठीक। और जो भीतरी भाग होता है उस पे क्या होती है? पालिश होती है। क्या होती है? पालिश। तो आप इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हो, कौन सा अवतल कौन सा उत्तल। तो इस तरीके से हम इनके डायग्राम बनाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बात समझिएगा, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो जैसे कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारी वस्तु है और ये वस्तु का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। फोटो बन रही है इसकी, और कहाँ बन रही है? दर्पण के अंदर। ठीक। तो बात समझिएगा, फोकस दूरी, ये पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में कई बार कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। इसका सिंबल होता है इस तरीके का। और समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है वो कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक, वो बनाएगा आभासी। कैसा बनाएगा? आभासी। और सीधा, आभासी सीधा। आभासी बनाएगा, देखिए ये सीधा है, वस्तु सीधी है, और प्रतिबिंब भी उसके सापेक्ष क्या है? सीधा है। आभासी सीधा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। उसके बाद दर्पण के अंदर, कहाँ बना रहा है? दर्पण के अंदर बना रहा है। ठीक। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण के। तो समतल दर्पण के हम लोग गुण पढ़ते हैं। बात समझिएगा, हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये भी एक समतल दर्पण है। हमने क्या करी? एक सतह पर पॉलिश कर दी तो दूसरा तल क्या हो गया? परावर्तक तल हो गया हमारे लिए। हम क्या करेंगे? एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखेंगे। ये हमारे पास एक वस्तु है जो कि समतल दर्पण के सामने रखी है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने x सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होती, ये हमारा मिरर है, समतल दर्पण है। ठीक। ये हमारे पास वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने रखी है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी समतल दर्पण के सामने ही बनेगा। अरे ये मैंने क्या कह दिया? समतल दर्पण के अंदर बनेगा। बात समझिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से x सेंटीमीटर पे है तो उसका प्रतिबिंब भी x सेंटीमीटर पे ही बनता है। लेकिन बात समझिए, ये जो है दर्पण से बन रहा है x पे और वस्तु से बनेगा x और x 2x, x और x 2x पे बनेगा। ठीक है भैया, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये हमारी क्या है? इमेज है। दूसरा केस देखिए, हमारे पास एक वस्तु है, ठीक, और ये वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है। और इसकी लंबाई y है। इसकी लंबाई क्या है? y।
ये वस्तु है O, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होती है, y ही होती है। क्या होती है, y होती है। मतलब अगर समतल दर्पण सामने कोई वस्तु x पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से x पे बनेगा और वस्तु से 2x पे बनेगा। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है और उसकी लंबाई y है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी, y होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा है टॉम, क्या लिखा है, टॉम, तो आपको दिखेगा मॉट। क्या दिखेगा इसमें, मॉट दिखेगा। ठीक, मिरर इमेज देता है उसकी। और भी केस पढ़ेंगे हम लोग। देखिए भैया, हमने 2 और समतल दर्पण बनाए हैं यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक वस्तु बनाई। जैसे आप ही हैं, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास छोटा सा शीशा होता है। मैक्सिमम लोगों के पास छोटा ही शीशा होगा। तो वो छोटे से शीशे में अपनी पूरी इमेज नहीं देख सकते। जहाँ की देखनी वहाँ ले जाएंगे, पूरी जो फोटो आएगी, इमेज, वो उनकी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि कितना बड़ा प्लेन मिरर समतल दर्पण ले कि वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट अपनी पूरी इमेज, पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सके। तो मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है उसकी लंबाई z है, तो वो z/2 का, z/2 का जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए दर्पण की, समतल दर्पण की, वो z/2 होनी चाहिए, ताकि वो अपना पूरा प्रतिबिंब अच्छे से देख सके। उसके बाद बात समझिए, हमारे पास एक व्हीकल है, साइकिल दिख रही होगी आपको, ठीक। बात समझिएगा, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से जा रही है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितने वेग से जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब भी v वेग से जाएगा। तो दर्पण हमारे पास ये है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से जा रही है तो उसका प्रतिबिंब भी v वेग से जाएगा, लेकिन ये देखेगा कितने से, v और v 2v से देखेगा। कितने से देखेगा, दिखाए उसे कितने से देगा, 2v से देगा। सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है, जैसे मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, तो मोबाइल नंबर दिया होगा इसमें, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मुझसे किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्ट हो जाओ और मैं जब भी उसे देखूंगा, ठीक है, 1 दिन में, 2 दिन में, लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको करने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और देखिए क्या कहना चाह रहा है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया परावर्तन का जो नियम होता है ना, सदैव सत्य, वो तो केवल अवतल दर्पण के लिए लगेगा ही लगेगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में भी लगता है, समतल दर्पण में लगता है। तो ऑप्शन होगा ये सभी में लगेगा भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब रूप का आवर्धन होता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब रूप का आवर्धन होता है। तो आप सभी को पता है, अगर ये आपके पास समतल दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, और समतल दर्पण पे क्या है भैया, समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी है, ठीक। तो जो कोई भी वस्तु अगर समतल दर्पण के सामने रखी होती है, अगर इसकी लंबाई कितनी है, y है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, y। इसलिए जो इसका आवर्धन आता है, आवर्धन क्या आता है, +1। कितना आता है,
+1 आता है। कितना आता है? +1 आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने, एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने। तो सबसे पहले हमने बनाया एक समतल दर्पण। क्या बनाया हमने? समतल दर्पण। और समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रख दी। क्या रख दी हमने? वस्तु रख दी। तो ठीक है, समतल दर्पण के सामने हम क्या रख देते हैं? एक वस्तु को रख देते हैं। जैसे हमने समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक वस्तु आ गई और ये किसके सामने है? समतल दर्पण के सामने है। ठीक है, अब ये जो वस्तु है, ठीक है, ये समतल दर्पण के सामने है और कितनी सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे। कितने पे है? 10 सेंटीमीटर पे। तो आपको पता है कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी होती है 10 सेंटीमीटर पे रखी है, कितने पे? 10 पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कितने बनेगा? उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कितने बनेगा? 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, तो और कहाँ से बनेगा? मिरर से बनेगा 10 पे और यहाँ से बनेगा 20 पे। तो दर्पण से प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।